अधिकतर अकाउंटेंट और वित्तीय क्षेत्र के पेशेवर लोग इन परिभाषाओं से सहमत नहीं हैं, लेकिन यह आसान रेखाचित्र दो छोटे लड़कों की मजबूत वित्तीय नींव डालने में बड़े काम आए थे। यह एक संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। रेखाचित्र का ऊपरी हिस्सा इनकम स्टेटमेंट है, जिसे अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहा जाता है। यह आय और व्यय का ब्यौरा देता है, कितना पैसा अंदर आया और कितना पैसा बाहर गया। रेखाचित्र का निचला हिस्सा बैलेंस शीट है। इसका यह नाम इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि संपत्तियां और दायित्वों को बराबर होना चाहिए। कई वित्तीय नौसिखिया इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के संबंध को नहीं जानते हैं, जबकि इस संबंध को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अम्मी डैडी ने दो छोटे लड़कों को आसान शब्दों में बताया। संपत्तियां आपकी जेब में पैसे डालती हैं। अच्छी, सरल और उपयोगी परिभाषा। यह एक दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है। अब जब संपत्तियां और दायित्व को रेखाचित्रों के माध्यम से समझा दिया गया है, तो मेरी परिभाषाओं को शब्दों में समझना ज्यादा आसान हो सकता है। संपत्ति वह चीज है जो मेरी जेब में पैसे डालती है। दायित्व वह चीज है जो मेरी जेब से पैसे बाहर निकालती है। आपको दरअसल बस इतना ही जानने की जरूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस जिंदगी भर संपत्तियां खरीदते रहें। अगर आप गरीब या मध्यवर्गीय बनना चाहते हैं तो जिंदगी भर दायित्व खरीदते रहें, चाहे शब्दों की हो या अंकों की। निरक्षरता ही वित्तीय संघर्ष की जड़ है। अगर लोगों को आर्थिक मुश्किलें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे समझ या पढ़ नहीं पा रहे हैं। अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि वे इस मामले में पैसे की तंगी झेलने वाले लोगों से ज्यादा साक्षर हैं। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को कायम रखना चाहते हैं, तो वित्तीय दृष्टि से साक्षर होना महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। रेखाचित्र में जो तीर लगे हैं वे नकदी के प्रवाह या कैश फ्लो की दिशा बताते हैं। सिर्फ अंकों से ही पूरी बात समझ में नहीं आती है। जिस तरह के संदर्भ के बाहर शब्दों का अर्थ गुम हो जाता है, महत्वपूर्ण तो वह कहानी है जो अंक या शब्द बता रहे हैं। किसी वित्तीय रिपोर्ट के अंकों को पढ़ना कहानी खोजने की तरह है। पैसा किस ओर जा रहा है, इस बात की कहानी। 80% परिवारों की वित्तीय कहानी यह होती है कि वे आगे बढ़ने के लिए कठोर श्रम करते हैं। बहरहाल उनकी यह कोशिश बेकार जाती है क्योंकि वे अपना जीवन संपत्तियां खरीदने के बजाय दायित्व खरीदने में लगा देते हैं। यह एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। यह मध्यवर्ग के एक व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। यह एक दौलतमंद आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। इन सभी रेखाचित्रों को कुछ ज्यादा ही सरल बनाया गया है। हर एक को जिंदा रहने के लिए बहुत से बाकी खर्च करने पड़ते हैं। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की आवश्यकता होती है। यह रेखाचित्र बताते हैं कि गरीब, मध्यवर्गीय और अमीर आदमियों के जीवन में पैसा किधर से आता है और किधर जाता है। कैश फ्लो की यह कहानी बताता है कि कोई व्यक्ति अपने पैसे को कैसे संभालता है। मैंने यह अध्याय अमेरिका के सबसे अमीर लोगों से शुरू किया था। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि मैं लोगों की इस आम सोच को गलत साबित करूं कि पैसा सारी समस्याओं को सुलझा देता है। इसलिए मैं सिहर जाता हूं जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि फटाफट अमीर कैसे बना जाए या उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूं, मैं कर्ज में हूं इसलिए मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। लेकिन प्राय ज्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती है। वास्तव में इससे समस्या बढ़ सकती है। पैसा अक्सर हमारी दुखद इंसानी कमजोरियों व खामियों को उजागर कर देता है और हमारे ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालता है जिनसे हम अनजान रहते हैं। इसलिए जब किसी व्यक्ति को अचानक भारी दौलत मिल जाती है, विरासत, भारी वेतन वृद्धि या लॉटरी के कारण, तो बहुत जल्दी ही वह पहले जैसे या उससे भी बुरे वित्तीय झमेले में पहुंच जाता है। पैसा सिर्फ आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को ज्यादा उजागर करता है, तो संभावना इस बात की है कि आपकी आमदनी बढ़ने पर आपके खर्च भी बढ़ जाएंगे। इसलिए यह कहावत बनी है, मूर्ख और उसका पैसा एक बड़ा जश्न है। मैंने कई बार कहा है कि हम स्कूली और पेशेवर योग्यताएं हासिल करने के लिए स्कूल जाते हैं। निश्चित रूप से ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अपनी पेशेवर योग्यताओं से ही हम पैसे कमाना सीखते हैं। 1960 के दशक में मैं हाई स्कूल में था। तब अगर कोई पढ़ने में होशियार होता था तो यह माना जाता था कि वह होनहार विद्यार्थी आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, क्योंकि इसी पेशे में सबसे ज्यादा पैसे का वादा नजर आता था। आज डॉक्टर ऐसी वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो मैं अपने सबसे बुरे दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूँगा। बीमा कंपनियां कारोबार
को नियंत्रित कर रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन, शासकीय हस्तक्षेप और अदालतों में मुआवजे के दावे। आज बच्चे मशहूर खिलाड़ी, फिल्म सितारे, रॉक स्टार्स, ब्यूटी क्वींस या CEO बनना चाहते हैं, क्योंकि शोहरत, पैसा और रुतबा वहीं पर है। इसी कारण आज स्कूल में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना इतना मुश्किल है। वे जानते हैं कि पेशेवर सफलता का अब शैक्षणिक सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है, जैसा कभी था। क्योंकि स्कूल कॉलेज से निकलते वक्त विद्यार्थियों के पास वित्तीय योग्यता नहीं होती है, इसलिए लाखों करोड़ों शिक्षित लोग अपने पेशे में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पैसों की तंगी झेलते रहते हैं। ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद भी वे अपनी समस्याओं से नहीं उबर पाते। उनकी शिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, कमी तो ये है कि उन्हें पैसे का प्रबंध करना नहीं सिखाया गया। इसे वित्तीय योग्यता कहा जाता है। पैसा कमाने के बाद उसके साथ क्या किया जाए, इसे दूसरे लोगों से कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसे ज़्यादा लंबे समय तक अपने पास कैसे रखा जाए और उस पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि उनके सामने पैसों की समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि वे कैश फ्लो को नहीं समझते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति उच्च शिक्षित और अपने पेशे में सफल तो हो, लेकिन वित्तीय दृष्टि से निरक्षर हो। यह लोग अक्सर आवश्यकता से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, लेकिन यह नहीं सीखा कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए। वित्तीय स्वप्न की खोज के वित्तीय दुष्वप्न में बदलने की कहानी। मेहनती लोगों की आम आदमी एक तयशुदा ढर्रे पर चलती है। नवविवाहित, खुश और उच्च शिक्षित पति पत्नी किराए के एक संकीर्ण अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। तुरंत ही उन्हें लगने लगता है कि वे पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोग एक अकेले व्यक्ति जितने ही खर्च में रह सकते हैं। समस्या ये है कि अपार्टमेंट छोटा है। अपने सपनों का मकान खरीदने के लिए वे पैसे बचाने का निर्णय लेते हैं ताकि उनके बच्चे हो सकें। अब उसके पास 2 आमदनियां हैं और वे अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती है, उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। टैक्स ज़्यादातर लोगों का सबसे बड़ा खर्च होता है। कई लोग सोचते हैं कि यह इनकम टैक्स है, लेकिन अधिकतर अमेरिकी लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सामाजिक सुरक्षा टैक्स। कर्मचारी को लगता है कि सामाजिक सुरक्षा टैक्स और मेडिकेयर टैक्स कुल मिलाकर लगभग 7.5% होता है, लेकिन वास्तव में ये 15% होता है, क्योंकि आपके नियोक्ता को भी सामाजिक सुरक्षा टैक्स में अपना हिस्सा मिलाना होता है। सारांश ये है कि यह वह पैसा है जो नियोक्ता आपको नहीं दे सकता। इससे भी बढ़कर आपके वेतन में से जो सामाजिक सुरक्षा टैक्स का पैसा काटा गया है और जो पैसा आपको मिलने से पहले ही सीधे सामाजिक सुरक्षा टैक्स में चला गया, उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा। युवा पति पत्नी की ओर लौटते हैं। उनकी आमदनी बढ़ रही है, इसलिए वे अपने सपनों का मकान खरीदने का निर्णय लेते हैं। एक बार जब वे अपने मकान में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नया टैक्स लगने लगता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता है। फिर वे अपने नए घर से मेल खाती नई कार, नया फर्नीचर और नए उपकरण खरीद लेते हैं। अचानक वे जागते हैं और पाते हैं कि उनके दायित्व वाला कॉलम मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड कर्ज से भर चुका है। उनके दायित्व बहुत बढ़ गए हैं। अब वे चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। बहुत जल्दी ही एक बच्चा हो जाता है और वे पहले से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। ये प्रक्रिया खुद को दोहराती है। ज़्यादा ऊंची आमदनी की वजह से ज़्यादा ऊंचे टैक्स लगते हैं, जिसे सबसे ऊंची टैक्स दर में पहुंचना भी कहा जाता है। तभी उन्हें डाक में एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं। उस पर वे जितना कर्ज ले सकते हैं उतना ले लेते हैं। कुछ समय बाद एक लोन कंपनी फ़ोन करके कहती है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति यानी उनके मकान का मूल्य बढ़ गया है, क्योंकि उनकी कर्ज लेने की पात्रता बहुत अच्छी है। इसलिए कंपनी उनके सामने एकीकृत ऋण का प्रस्ताव रखती है और उन्हें बताती है कि समझदारी इसी में है कि वे ऊंचे ब्याज वाले उपभोक्ता ऋण से पीछा छुड़ा लें और अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुका दें। इसके अलावा वे मकान के कर्ज पर जो ब्याज देंगे उस पर उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। वे मान जाते हैं और ऊंची ब्याज दरों वाले क्रेडिट कार्ड्स का भुगतान कर देते हैं। अब वे राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। उन्होंने अब अपने उपभोक्ता ऋण को होम मॉर्गेज में बदल लिया है। उनकी किस्तें कम हो जाती हैं क्योंकि वे अपने कर्ज की अवधि को बढ़ाकर 30 साल कर लेते हैं। यही चतुराई भरा तरीका है। उनका पड़ोसी उन्हें खरीदारी पर चलने के लिए आमंत्रित करता है। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है।
वे खुद से वादा करते हैं कि वे बस दूर से देखेंगे, लेकिन फिर भी वे अपना क्रेडिट कार्ड साथ ले जाते हैं ताकि वक्त आवश्यकता काम आए। मैं इस युवा पति पत्नी से हर समय मिलता रहता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं।